नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस लेक्चर्स के इस सीरीज़ में आज के इस लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ स्टेट एज पर लिबरल पर्सपेक्टिव, यानी राज्य का स्वरूप का उदारवादी दृष्टिकोण। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य के ओरिजिन के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि किस तरीके से कोई दृष्टिकोण राज्य को एक दैवीय संस्था मानता है, कोई इसे मानवीय संस्था बताता है तो कोई इसे नैतिक संस्था मानता है। दोस्तों, अगर हम प्राचीन यूनान से लेके आज तक के राज्य को स्टडी करें तो हम पाएंगे कि जो पहले प्राचीन यूनानी विचारक थे वो एक अच्छे जीवन से मानते थे कि नगर राज्य में अगर लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है तो वो एक अच्छा जीवन है और राज्य और व्यक्ति की भलाई में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जैसे ही हम मध्य युग में पहुंचते हैं, मेडिवल पीरियड की बात करते हैं, तो वहाँ हमें राज्य और चर्च के बीच सत्ता के लिए संघर्ष दिखाई देता है और जिसके फलस्वरूप आपने देखा कि नेशनल स्टेट्स जो हैं उनका एमरजेंस हुआ और एक तरीके से निरंकुश शासन की स्थापना हुई और इस निरंकुश शासन का समर्थन दैवीय अधिकार वाले सिद्धांत ने भी किया, यानी डिवाइन राइट ऑफ किंग्स थ्योरी ने भी किया। और इस निरंकुशता का विरोध करने के लिए आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे प्राकृतिक अधिकारों की बात की गई और इस विचारधारा को 18वीं शताब्दी में काफ़ी बड़ा समर्थन मिला, जिसकी वजह से व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ। पर जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति बढ़ती गई और मजदूरों का शोषण होने लगा, वैसे वैसे लेसस फेयर के सिद्धांत का विरोध हुआ और समाजवाद के सिद्धांत का समर्थन किया जाने लगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो राज्य की उत्पत्ति या नेचर के बारे में हम बात करते हैं तो बेसिकली हम दो प्रकार के बड़े दृष्टिकोणों के सामने आते हैं। इनमें एक है उदारवादी और दूसरा मार्क्सवादी। आज हम राज्य के प्रकृति के उदारवादी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है स्टेट का, वो थ्योरी 16वीं शताब्दी में काफ़ी पॉपुलर रही और बेसिकली जैसा मैंने बताया कि निरंकुश स्टेट होने की वजह से और उसके जो सामंतवाद थे उनकी आर्बिट्रेरीनेस की वजह से या स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ चर्च की वजह से जो व्यक्ति है वो इतना दबा दिया गया था कि उसके स्वतंत्रता की, उसके अधिकारों की बात की गई और जिस दृष्टिकोण ने व्यक्ति की इस लिबर्टी की बात की उसे आगे चलकर उदारवाद के रूप में जाना गया। आप देखिए कि इसके, जैसे मैंने बताया कि इसके ग्रोथ के लिए कुछ फैक्टर्स जिम्मेदार थे। इसमें सबसे पहला था पॉपुलैरिटी ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, यानी प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांतों का उस समय पॉपुलर होना। जैसे कि आप पढ़ेंगे तो जॉन रोल्स ने पहले बताया कि जो व्यक्ति था जब वो प्राकृतिक अवस्था में रहता था तब भी उसके पास कुछ अधिकार थे जो उसने राजा को सरेंडर नहीं किए। इसी प्रकार जो होब्स है वो जीवन के अधिकार की बात करता है। आप रूसो देखेंगे तो वो भी कई प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। इसके बाद जो समझौतावादी सिद्धांतकार हैं होब्स, लॉक, रूसो, जिनका मैंने जिक्र किया, इनका काफ़ी प्रभाव पड़ा उदारवाद के ऊपर। डार्विन की जो इवोल्यूशन थ्योरी थी, जो डार्विन का विकासवादी सिद्धांत था, उसका भी उदारवाद के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा। और जो एडम स्मिथ हैं या जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो मूल्य सामने आए, उन्होंने उदारवाद के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो लिबरलिज्म है दोस्तों, लिबरलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी प्रतिष्ठा में विश्वास करती है। ये राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक मानते हैं पर साथ ही ये उसे जरूरी भी मानते हैं। इसलिए ये कहते हैं कि स्टेट इज़ अ नेसेसरी एविल, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए, उसे बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए या देश के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये एविल है, क्यों? क्योंकि ये लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करता है। इसलिए जो उदारवादी हैं वो राज्य को कम से कम कार्य सौंपने के
पक्ष में है, इसलिए ये स्ट्रेस डालते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर और लेसस फेयर इकोनॉमी के ऊपर, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य का दखल कम से कम हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो उदारवादी विचारधारा है उसके आधार पर अगर हम राज्य की प्रकृति का वर्णन करें तो राज्य बेसिकली एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन है, एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम संस्था है। ये लोग दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। उदारवादियों का कहना है कि मनुष्य ने राज्य को अपने कल्याण के लिए बनाया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है, और क्योंकि राज्य का गठन इस निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया है, इसलिए जो राज्य इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा, लोगों को उसमें परिवर्तन लाने का पूरा पूरा अधिकार है। दूसरा, जो उदारवादी हैं वो राज्य में और समाज में अंतर करते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक जब अपने समझौतावादी विचार देते हैं तो वो कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था से जब सरकार का या राज्य का गठन हुआ उससे पहले समाज मतलब लोगों के बीच दो प्रकार के समझौते हुए। एक समझौता समाज में हुआ जिससे समाज अस्तित्व में या सरकार अस्तित्व में आई, और दूसरे समझौते से राज्य का जन्म हुआ, यानी ये राज्य को और समाज को अलग अलग मानते हैं। इसके अलावा ये स्टेट को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, एक नेसेसरी एविल मानते हैं, यानी ये कहते हैं कि राज्य बुरा है लेकिन उसे नेसेसरी, उसे आवश्यक भी मानते हैं, क्योंकि राज्य के बिना व्यक्ति के जान माल की रक्षा करना थोड़ा मुश्किल होगा, और उसे बुराई की संज्ञा इसलिए देते हैं क्योंकि जब राज्य ये काम कर रहा होता है तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को, उसके अधिकारों को सीमित करता है। और क्योंकि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा समर्थक है तो वो इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं चाहता है। इसके बाद देखते हैं कि जो स्टेट है उसको ये दूसरे संगठनों के समान ही मानता है, यानी जो आपने राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत पढ़ा था उसमें हमने जो प्लूरलिस्टिक व्यू देखा था, जो बहुलवादी सिद्धांत देखा था, जो ये मानता है कि राज्य अकेला ऐसा संगठन नहीं है जो महत्वपूर्ण हो, बल्कि जो अन्य संस्थाएं हैं वो संस्थाएं भी व्यक्ति के जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य जो है वो व्यक्ति की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो उसका क्षेत्र केवल वहीं तक सीमित है। इससे दूसरे एसोसिएशंस हैं वो कमजोर नहीं हो जाते, वो उससे कमतर नहीं हो जाते। इसके अलावा ये कहते हैं कि राज्य एक साधन है, अपने आप में कोई साध्य नहीं है, यानी स्टेट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट अ मीन्स, यानी उदारवादियों का केंद्र बिंदु व्यक्ति है और उसके अनुसार सभी सामाजिक व्यवस्थाएं व्यक्ति के विकास के लिए बनी हैं, और क्योंकि राज्य भी आर्टिफिशियल है, समझौते से अस्तित्व में आया है, तो इसका उद्देश्य व्यक्ति का कल्याण करना है, तो इसलिए राज्य बाद में आता है और व्यक्ति पहले आता है। इसके अलावा ये बात करता है लिमिटेड स्फेयर ऑफ स्टेट एक्टिविटी, यानी एक सीमित राज्य की बात करता है। राज्य को सभी प्रकार के कार्य सौंपने के पक्ष में नहीं है। ये कहता है वो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ट है जो सबसे कम शासन करती है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो उदारवाद है वो निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन का विरोध करता है, केवल संवैधानिक और सीमित सरकार का समर्थक है, और ये मानता है कि क्योंकि अगर आप राज्य को असीमित शक्तियां दे देंगे, उसे निरंकुश बना देंगे, तो इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो जाएगा, जो उदारवाद कभी नहीं चाहता है। इसके अलावा ये कहता है कि जो स्टेट है वो अधिकारों का मात्र रक्षक है। व्यक्ति को अधिकार तो प्राकृतिक अवस्था से ही मिले हुए हैं, इसका क्रिएटर राज्य नहीं है। जो स्टेट है वो कॉमन इंटरेस्ट को सर्व करता है, वो किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रति अपनी बायसनेस
नहीं दिखाएगा। इसका मतलब उसकी नज़र में सभी मनुष्य जो हैं वो समान रहेंगे। इसके सपोर्टर बेसिकली लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र ही ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाते हैं, जिसमें सभी व्यक्तियों को अपना पूरा विकास करने का चांस मिलता है। इसके अलावा ये जो सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत कहता है कि विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की उत्पत्ति का आधार फोर्स नहीं है बल्कि विल है, इच्छा है। और बेसिकली ये स्टेटमेंट आपकी पेपर में भी आती है। जब भी आपसे कोई एमसीक्यू स्पेशली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब पूछा जाता है तो ये स्टेटमेंट टीएच ग्रीन की दी हुई है, कृपया इसे नोट कर लें। ये राज्य की प्लूरलिस्ट नेचर को मानता है, ये हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन जो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया जाता है और इसकी आलोचना करते हुए कहा जाता है कि देखिए, जो स्टेट है वो कोई आवश्यक बुराई नहीं है। आज के समय में जब आप कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं तो जो राज्य, जो संगठन आपके कल्याण के लिए बना है वो एक बुराई कैसे हो सकता है? कि इसकी उत्पत्ति व्यक्ति का अहित करने के लिए नहीं हुई है, इसलिए आप इसे बुराई नहीं कह सकते। ये एक स्वाभाविक संस्था है और क्योंकि ये व्यक्ति की कई प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो ये एविल नहीं है। और स्टेट जो है वो आर्टिफिशियल भी नहीं है, वो कृत्रिम संस्था नहीं है, बल्कि ये एक प्राकृतिक संस्था है जिसका धीरे धीरे समय के साथ विकास हुआ है। इसके अलावा मैन इज़ नॉट सोल जज ऑफ हिज लाइफ। जो उदारवादी हैं वो ये मानते हैं कि व्यक्ति जो है वो काफ़ी बुद्धिमान है और वो अपना भला बुरा समझता है, इसलिए उसके कार्यों में राज्य को बहुत अधिक दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के सभी निर्णयों का खुद जज नहीं है। कई बार वो खुद के लिए भी गलत निर्णय कर लेता है। अगर मैं बात करूं, आज के समाज में आप कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, चाहे वो रेप की समस्या हो, वो चोरी करने की समस्या हो, वो एक दूसरे से मारपीट करने की समस्या हो, या नशीले पदार्थों का सेवन करने की समस्या हो, सुसाइड या आत्महत्या करने के केसेस हो। क्या ये सभी आपको लगता है कि व्यक्ति ने अगर अपने कल्याण के लिए ये कदम उठाए हैं? जी नहीं। अगर व्यक्ति इतना ही समझदार होता तो हम सोसाइटी में इस प्रकार की समस्याएं आज फेस नहीं कर रहे होते। तो जो राज्य है वो व्यक्ति की जो नेगेटिव भावनाएं हैं, जो ऐसी इंस्टिंक्ट्स हैं जिनसे समाज को नुकसान होता है, उनके ऊपर अंकुश लगाता है, ना कि व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को सीमित करता है। जो फंक्शंस ऑफ द स्टेट हैं उन्हें सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर राज्य का काम सिर्फ रक्षा करना है और वो व्यक्तियों को खुला छोड़ दें तो फिर आप देखेंगे फिर हम मार्क्सवाद जैसी विचारधाराओं का बार बार इंसर्जेंस देखते रहेंगे। कैसे, अगर मैं आज की बात करूं, जब आपका लॉकडाउन लगा, आपकी मई की गर्मियों में जब लोगों का रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ, तो कैसे जो अमीर लोग हैं वो अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, लेकिन एक गरीब आदमी है, ना केवल उसका जो मजदूरी आती थी वो सोर्स खत्म हो गया, बल्कि लॉकडाउन की वजह से जब राज्य ने सुविधाएं खत्म की, राज्य ने अपना ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया, तो उनको कई कई सौ किलोमीटर, कई कई हजार किलोमीटर पैदल चल के नंगे पांव तय करने पड़े। तो इस प्रकार के जो काम है आप देखेंगे, अगर स्टेट अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेगा तो कैसे जो पूंजीपति वर्ग है वो मजदूरों का शोषण करेगा या किस प्रकार की सामाजिक बुराइयां फैल सकती हैं, ये आपसे छिपी नहीं है। इसके अलावा इसमें लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की बात की जाती है, यानी इसमें एक रूपता नहीं रहती, ये अपना चेहरा समय समय पर बदलता रहता है। जब आप उदारवाद के बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली आपको उदारवाद के दो फेस देखने को मिलते हैं। एक जो नेगेटिव लिबर्टी की बात करता है, यानी कहता है कि व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दो और उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन मत लगाओ। दूसरा ये कहता है कि व्यक्ति को केवल उतनी ही स्वतंत्रता दो कि उसकी स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक ना
बने। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूं कि आपने गाड़ी चलाना सीखा है और आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आप गाड़ी जो चलाएं उसके लिए कुछ नियम हो। ऐसा ना हो कि आप रॉन्ग साइड गाड़ी चलाएं और किसी और का एक्सीडेंट कर दें। तो इस प्रकार से जो स्टेट है वो कानून बनाएगा और उन कानूनों का पालन होना चाहिए, वो चीज़ ठीक है। लेकिन जो स्टेट है वो उदारवादी जो है उस अवधारणा की कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं। तो यही उदारवाद जो पहले बात करता था कि व्यक्ति को पूरी तरह स्वतंत्रता दे दी जाए, जब इसने मार्क्सवाद से अपनी तरफ खतरा आते हुए देखा तो इसने कैसे चुपके से एक कल्याणकारी राज्य का चोला ओढ़ लिया, एक कल्याणकारी रूप धारण कर लिया, जिसमें इसने मजदूरों को थोड़ी बहुत सुविधाएं देना शुरू किया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब भी इसके सामने कोई चैलेंज आता है ये अपने अंदर मॉडिफिकेशन करके अपना रूप बदलता रहता है और इस तरीके से इसमें जो कंसिस्टेंसी है वो उसका थोड़ा सा अभाव दिखाई देता है। इसके अलावा कहा जैसा कि मैंने बताया, स्टेट एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसको एक मैन मेड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है कि एक समझौते के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन ऐसे इंस्टेंटली इसकी उत्पत्ति हुई होगी, इसको लेकर भी इसकी काफ़ी आलोचना की जाती है, क्योंकि राज्य को एक विकास प्रक्रिया का परिणाम माना जाता है। इसके अलावा क्योंकि उदारवादी मानते हैं कि जो स्टेट है वो दूसरी एसोसिएशंस की तरह ही एक एसोसिएशन है, वो उनसे ऊपर नहीं है। दोस्तों, अगर आप स्टेट को दूसरी संस्थाओं के समान मान लेंगे, यानी जो आपके स्कूल हैं, चर्च हैं या दूसरी अन्य संस्थाएं हैं उनके समान आप मान लेंगे, तो इनके बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो उसको कौन सुलझाएगा? डेफिनेटली उसको स्टेट सुलझाएगा। अगर इनमें से कोई गलत करता है तो उसको कौन धमकाएगा? ये काम भी राज्य का ही है कि वो उसको डिक्टेट करे। तो ऐसे में स्टेट का सुपीरियर होना स्वाभाविक है। इसमें जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है उदारवादियों की, उसको आलोचक स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट है वो व्यक्ति के अधिकारों को छीनता नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है, उसको ऐसा माहौल प्रदान करता है जिनमें व्यक्ति अपने अधिकारों को एक्सरसाइज कर सके, उनको एंजॉय कर सके, उनका लाभ उठा सके। इसके अलावा जो मार्क्सवादी हैं वो भी उदारवादियों की आलोचना करते हैं, क्योंकि जो उदारवादी विचारधारा है ये स्वतंत्रता की समर्थक बनकर दिखाती है और दूसरी तरफ ये मजदूरों के शोषण का कारण बनती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अनुसार राज्य का स्वरूप लोकतांत्रिक है, राज्य का स्वरूप ऐसा है जो कम से कम काम करता है, यानी सीमित राज्य है, संवैधानिक राज्य है, एक ऐसा राज्य है जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, एक ऐसा राज्य है जिसमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दूसरे एसोसिएशंस जो हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, एक ऐसे राज्य की बात करता है जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, एक ऐसा राज्य जिसे ये नेसेसरी एविल मानते हैं, और एक ऐसा राज्य जिसे व्यक्ति ने अपने लाभ के लिए बनाया है और व्यक्ति जब चाहे उसको अपने लाभ के लिए उसमें चेंजेस कर सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उदारवाद का राज्य के नेचर के संबंध में क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे राज्य के प्रकृति के मार्क्सवादी सिद्धांत को। तब तक के लिए नमस्कार।